ओके दोस्तों, तो इन द लास्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। बाद में पीसी लैग होने की वजह से मैंने कहा था कि इसे यहीं रोकते हैं और बाकी बची हुई स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में मैं वो बची हुई स्टोरी भी कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में हमें चार नाम याद रखने हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले मैसेज दिया। किसके बारे में? इंडस वैली के बारे में। मैंने वो स्टोरी बताई थी मॉन्ड की, कि जहाँ पर लोगों ने बताया कि ये एक तरीके का राजा का महल था और किसी पृष्ठ ने उसे श्राप दे दिया तो वो महल ढह गया। ये स्टोरी चार्ल्स मैसन ने अपने डायरी में नोट डाउन किया और चला गया। उसके बाद दूसरे आते हैं कनिंघम। कनिंघम और कनिंघम ने भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी। इसकी वजह से कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर पूछेगा कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसे कहा जाता है भारत में, तो कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जॉन मार्शल। तीसरे आएंगे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल एएसआई के नेक्स्ट हेड बनते हैं और इन्होंने ऑर्डर दिया एक्सकेवेट करने का। एक्सकेवेट, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया? एक्सकेवेट। सॉरी, मैं थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा जी। ये क्या हो रहा है? एक्सकेवेट करने का ऑर्डर दिया किसको? तो दयाराम साहनी को। चौथा नाम जो आ जाएगा, दयाराम साहनी। साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने खुदाई चालू कर दी कब? 1921 में। और 1921 में जो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली खुदाई हुई वो होती है हड़प्पा की। किसकी? तो हड़प्पा की पहली खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की। और हड़प्पा की खुदाई के बाद इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला सबसे पहला साइट था। तो ये छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई इतनी। ओके, अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े उससे पहले कुछ और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी एविडेंसेस मिले हैं या जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, उसके बेसिस पर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ की लाइफ क्या रही होगी। क्योंकि यहाँ जो हमें लिटरेरी एविडेंस मिले हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो कई बार पूछता है कि यहाँ की जो लिटरेरी एविडेंस का जो लिपि था, लिपि यानी लिखने की जो कला थी, वो कैसी थी? क्या वो खरोष्टी थी या जैसे आज के टाइम में हम लिखते हैं देवनागरी थी? तो वहाँ की लिपि की अगर बात करते हैं, लिपि, तो लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोरियल। कैसी थी? पिक्टोरियल थी। ठीक है, पिक्टोरियल थी। उसके बाद हड़प्पन जो सिविलाइजेशन या हड़प्पा जो साइट था, वो देखने से लग रहा था कि ये अर्बन सिविलाइजेशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो ये अर्बन था किस बेसिस पर कहा गया?
अर्बन सिविलाइजेशन है, किस बेसिस पर कहा गया था? तो वहाँ की जो सड़कें मिली थी, रोड जो थे, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी, यानी सीधी सड़कें थी। जैसे एक सड़क ऐसे जा रही है, फिर दूसरी सड़क ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर तीसरी सड़क ऐसे जा रही है, तो एक ग्रिड तरीके का स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आता था। और पहले सड़कें और नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद घरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। पहले सड़कें और नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद घरों का निर्माण हुआ था। तो सड़कें कैसी थी? सीधी थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। उसके बाद वहाँ जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ, ब्रिक्स ब्रिक्स वो ईंटें पकी हुई थी, यानी बेक्ड थी। बेक्ड यानी पकी हुई ईंटें थी। उसके बाद वहाँ की जो नालियाँ मिली हैं, ड्रेन मिली हैं, वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमें उन नालियों को साफ सफाई करने के लिए एक मैन होल बना मिला हुआ है। मैन होल मैन होल यानी जहाँ से इंसान जा करके उसकी सफाई करे, जहाँ से इंसान जा करके उसकी सफाई करे। अब ये सारी चीज़ें हमें गांव में देखने को नहीं मिलती हैं। गांव की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वहाँ पर कोई भी पानी व्यवस्थित तरीके से निकले, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं होता है, ना ही कोई। जब नालियाँ नहीं हैं तो अंदर जा कर के आदमी कहाँ से उसकी साफ सफाई करेगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घरों में कुएं देखने को मिलेंगे, ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो उसके बारे में हम उससे आगे बढ़ें और एक एक साइट्स के बारे में समझें। पहले हम ये समझते हैं, जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी भारत में, इसका एरिया क्या था, और वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक को कौन कौन सा क्या एक्सपांसन था, ठीक है। इसके एक्सपांसन के बारे में समझते हैं। तो देखो, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ इंडिया का मैप ले लेता हूँ ताकि मैं ये समझा सकूँ कि इसका एक्सपांसन कहाँ हुआ था। तो ये तो हमें वर्ल्ड मैप नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिया का मैप, ठीक है। ये मैं भारत का मैप ले लेता हूँ। चलो देखो, अब अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है कि यहाँ से निकलती है इंडस रिवर, और ये ऐसे ऐसे जाती है और यहाँ गिर जाती है अरेबियन सी में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमें सोर्सेस मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं मैं बताता हूँ। देखो, उत्तर में यहाँ जम्मू कश्मीर का ये पूरा का पूरा इलाका है, तो यहाँ मांडा, ठीक है, मांडा। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में एकदम वेस्टर्न एक्सपांसन जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर। उसके बाद यहाँ नीचे महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में हमें मिलेगा डैमाबाद। और यहाँ उत्तर प्रदेश में हमें एक जगह मिलेगा आलमगीरपुर। तो ये पूरा का पूरा एक्सपांसन था। मैं इसको अगर ऐसे मिलाऊं, ठीक है, दूसरे कलर से मिलाता हूँ ताकि देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो आप देखोगे कि ये एरिया एक ट्रायंगुलर शेप लेता है। अब इसको ऐसे क्यों नहीं मिला रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं था, नहीं तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाता। हम इसे ऐसे ना मिला करके हम सीधा ऐसे मिलाते हैं, तो ये एक हमें ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है और इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। जब इस एरिया को मेजर किया गया तो ये निकल के आता है 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है? 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है, ठीक है, 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के नाम हम याद कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर जो पाकिस्तान का सबसे वेस्टर्न एक्सपांसन है, इसका नाम था सुतका गेंडोर। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही लिखेंगे, सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो मिला उसका नाम था, उस जगह का नाम है मांडा। उत्तर प्रदेश में जो मिला उस जगह का नाम है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और महाराष्ट्र में जो मिला वो मिला है उसका नाम है डैमाबाद, ठीक है। तो कौन कौन से जगह है? वेस्ट में सुतका गेंडोर, नॉर्थ में मांडा,
साउथ में डैमाबाद और ईस्ट में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसका शेप कैसा है एरिया का, तो ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर याद रखना, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, ट्रायंगुलर। टोटल एरिया कितना है 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जगह है ये किसी न किसी नदी के किनारे होंगे। हालांकि मेन रिवर है इंडस रिवर, लेकिन अब इंडस रिवर यहाँ महाराष्ट्र में तो नहीं बह रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो नहीं बह रही है ना। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये किन नदियों के किनारे है और इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो देखो हम सम पढ़ते हैं, सम जैसे कहते हैं ना कि सम करो, तो सम, सम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड करो, ठीक है, ऐड। तो ये जो जगह है उनका ट्रिक हो जाएगा सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। सम से याद रखना सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से डैमाबाद। हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सुतका गेंडोर से। सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से डैमाबाद, डी से डैमाबाद, ठीक है, डैमाबाद। अब इन ये किस नदियों के किनारे रहे हैं, इनके आसपास की रिवर्स को समझते हैं। तो रिवर को याद रखने के लिए मन एक ट्रिक है, इसको हम कहते हैं, जैसे डच लोग जानते हो हमारे भारत पर ब्रिटेन्स, डच, पोलैंड हो गए, पोलैंड लोगों को ही हॉलैंड के रहने वाले, जो नीदरलैंड है हॉलैंड के रहने वालों को हम डच कहते हैं। तो हमारे भारत पर तो अंग्रेज पहले नहीं आए थे, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर स्पेनिश आए, फ्रांसीसी आए, पोलैंड वाले आए, नीदरलैंड वाले आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, सब लोग आए थे। तो हमें पता है डच हैं आज के टाइम में, डच हैं पर अभी वो क्या भारत में है, तो भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं। तो जब भारत में नहीं तो भारत वाले को काट दो और बचता है इतना, डच हैं पर, डच हैं पर, ठीक है, डच हैं पर, डच हैं पर। तो देखो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर है डास्ट रिवर, ड से डास्ट, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ड से डास्ट रिवर, च से चेनाब रिवर, चेनाब रिवर। ह से आता है हिंडन, हिंडन रिवर। और प से आता है प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा। यानी सुतका गेंडोर डास्ट रिवर, मांडा चेनाब रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर, आलमगीरपुर हिंडन रिवर और डैमाबाद प्रवरा रिवर। बताओ सुतका गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एकदम वेस्टर्न एक्सपांशन, अभी दिखाऊंगा वो जगह भी, पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और महाराष्ट्र में डैमाबाद, महाराष्ट्र में डैमाबाद, महाराष्ट्र में डैमाबाद। समझ में आया, डैमाबाद। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे, तो डास्ट रिवर, डास्ट डास्ट, मांडा चेनाब रिवर, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर, आलमगीरपुर हिंडन रिवर, हिंडन रिवर, हिंडन रिवर और डैमाबाद तो प्रवरा रिवर। कभी कभी प्रवरा न दे करके गोदावरी देता है, क्या देता है, गोदावरी। तो याद रखना अगर प्रवरा की जगह गोदावरी दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि हिंड जो प्रवरा थी वो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी थी। चलो इसको मैं एक जगह अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे पहले हमें जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो बताओ। सम बराबर ऐड, ट्रिक हमेशा याद रखना, सम बराबर ऐड। तो स से सुतका गेंडोर, दूसरा म से मांडा, तीसरा ए से आलमगीरपुर और चौथा ड से डैमाबाद। बताओ सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और डैमाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब हम देख लेते हैं कौन सी नदी में। तो नदी की अगर बात करें
रिवर्स, मैं यहाँ पर रिवर्स का ट्रिक क्या है, डच हैं पर भारत में नहीं, तो भारत को हमने काट कर दिया, भारत में नहीं है। सुतका गेंडोर कहाँ हो जाएगा, डास्ट रिवर, डास्ट रिवर। मांडा, चेनाब रिवर, चेनाब रिवर। आलमगीरपुर, हिंडन रिवर। और डैमाबाद, प्रवरा, प्रवरा या प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी, 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 गोदावरी। इतना समझ में आया? ओके। अब कुछ छोटी जानकारी और, कि जैसे फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भारत में किसे कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, तो कनिंघम को। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, वनडे एग्जामिनेशन में काम आता है। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था, जब कनिंघम ने उसे ओपन किया भारत में, तो उस वक्त वाइस रॉय कौन था, वाइस रॉय कौन था भारत का, तो भारत का वाइस रॉय था लॉर्ड कर्जन। कौन था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, इतिहास को एक साइंस का फॉर्म किसने दिया, मतलब कि एक पर्सन थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने इतिहास को साइंस कहा है, कहा कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस नो मोर। जैसे ये स्टेटमेंट, हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस नो मोर, यानी इतिहास एक विज्ञान है, न उससे ज्यादा न उससे कम। ये किसने कहा है, तो कहा है ब्यूरी ने, ब्यूरी, ठीक है, ब्यूरी। मैं दिखाता हूं, देखो, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे मैं ओपन कर लूं, फटाफट दिख जाएगा। देखो, यह है ब्यूरी, इन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस नो मोर। जे बी ब्यूरी, तो ब्यूरी से याद रखना, हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस नो मोर। उसके बाद ये देख लो, ये है कनिंघम। कनिंघम को क्या कहा जाता है भारत में, मतलब कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। उसके बाद ये थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जिनके कहने पर दयाराम साहनी ने खुदाई करी थी, और पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा की, ठीक है, पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की। तो पहली जो साइट मिली वो कौन सी थी, हड़प्पा की। चलो, तो हम हड़प्पा के बारे में समझते हैं। देखो, हम चार मेजर साइट्स के बारे में समझेंगे, चार मेजर साइट्स के बारे में समझेंगे, जो कहाँ मिलेंगी, जो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं उसका अगर मैप ले लूँ, चलो मैं मैप ले लेता हूँ, कि अगर मैप हमें दिख जाए कहाँ है ये, देखो यहाँ दिखाई देता है इसमें, यहाँ पर ये है मोहनजोदड़ो, ये है सुतका गेंडोर, ये है मांडा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मांडा है, और नर्मदा नदी यहाँ पे नहीं। चलो, हम जो चार चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में है, जैसे सबसे पहले ये हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो हो जाएगा, फिर चनहुदड़ो हो जाएगा, फिर ये सुतका गेंडोर हो जाएगा। तो मैं ये मैप ले लेता हूँ ऐसे ही, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखो, चार साइट जो हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे, पहले आज के पाकिस्तान में हमारा पहला हो जाएगा ये हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। दूसरा हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा हम पढ़ेंगे ये चनहोदड़ो, चनहोदड़ो। और उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे ये सुतका गेंडोर। तो देखो, यही सुतका गेंडोर था, जो एकदम वेस्टर्न एक्सपांसन है, ठीक है, एकदम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकदम वेस्टर्न एक्सपांसन है। कौन, ये सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया। कौन कौन सा हमने देख लिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर और चनहोदड़ो, और सुतका गेंडोर सबसे वेस्टर्न एक्सपांसन था, ठीक है। ओके, अब हम हड़प्पा के बारे में समझते हैं, इसकी खुदाई कब हुई
और उसके बाद एक किस नदी के किनारे मिला, किसने खुदाई करी, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। देखो, हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट था, फर्स्ट साइट। कब इसको खोदा गया? तो 1921 में, 1921 में इसे एक्सकेवेट किया गया, इसका एक्सकेवेशन हुआ। इसका एक्सकेवेशन कब हुआ, खुदाई कब हुई? 1921 में, या डिस्कवरी कब हुई? 1921 में। तो इसे किसने खोदा? इसको खोदने का काम किसे दिया गया था? तो मैंने जैसे पहले बताया है अभी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसे खोदा। कहाँ पर है, जगह कहाँ है? तो पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान के कौन से जिले में? तो माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी, रावी रिवर, रावी रिवर, रावी रिवर। इसका अगर लोकेशन देखोगे तो देखो, ये हमारा भारत का बॉर्डर है। ठीक है, भारत, और ये वाला एरिया हमारा पंजाब है, पंजाब। ठीक है, पंजाब, पंजाब से ही लगा हुआ ये पाकिस्तान का पंजाब है, और वहीं पर हमें हड़प्पा देखने को मिलेगा। और ये नदी जो आ रही है, ये है रावी, जो किस में मिल जाएगी? रावी, ये मिल जाएगी हमारे जा करके यहाँ धीरे से इंडस में। ठीक है, रावी आएगी, मिल जाएगी यहाँ चेनाब में, और फिर चेनाब चली जाएगी इंडस में। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतना क्लियर हुआ? देखो वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो, ये हमारी जो इंडस है, ये हमारी मेन रिवर है। ठीक है, ऊपर यहाँ से आई हुई है, ये यहाँ से मैप कटा हुआ है, तो क्या है बताएं, यहाँ से इंडस रिवर आई हुई है। ठीक है, इंडस रिवर आई हुई है। अब इसमें यहाँ से हमारा ये चेनाब है, चेनाब आके इसमें मिलता है, चेनाब में ये झेलम में, झेलम आके चेनाब में मिलती है, रावी आके इसमें मिल जाता है चेनाब में ही। और उसके बाद ये यहाँ से जो आएगी, ये हमारा सुतला जा करके इसमें मिल जाएगी। तो ये है रावी नदी, और इसी रावी नदी के किनारे हमें ये हड़प्पा देखने को मिलता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। चलो ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कि ये हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, यानी हमारे इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, यानी हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं खुदाई में। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर मिला है कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। कुम्हार जिस पे अपना बर्तन वगैरह बनाता है, तो उसे हम कहते हैं कुम्हार का चाक, यानी व्हील मिला है, व्हील। ठीक है, ऐसा होता है, गांव में देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे मिट्टी रखते हैं, फिर इसे होल रहता है, इसे लकड़ी से घुमा देते हैं, और ये घूमने लगता है, और फिर मिट्टी को अलग अलग आकार दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। ठीक है, कुम्हार का चाक। फिर यहाँ पर काम करने के लिए जो लोग रहते हैं, उनके रहने का स्थान मिला है, उन्हें हम कहते हैं श्रमिक आवास, श्रमिक आवास यानी लेबर हाउस, लेबर हाउस। ठीक है, लेबर हाउसिंग, श्रमिक आवास, लेबर हाउस, लेबर हाउस, HOUSE, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, या रेसिडेंट कह लो, जो कहना है कह लो, लेबर का रेसिडेंट मिला है। उसके बाद जब लेबर लोग रहेंगे, काम करेंगे, तो भूख लगेगा, तो भूख लगेगा तो खाना चाहिए, खाना रखने के लिए, अनाज रखने के लिए अन्नागार चाहिए, मतलब गोदाम चाहिए। तो गोदाम को कहा जाता है अन्नागार, यानी ग्रेनरीज, ग्रेनरीज। ठीक है, ग्रेनरी मिली है हमें, यहाँ पर क्या मिला है? ग्रेनरी मिला है, अन्नागार। उसके बाद हमें यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, जिसकी लोग पूजा पाठ करते थे, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी स्टैचू। ठीक है, या गॉडेस,
कह सकते हो, देवी गॉडेस, गॉडेस, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, देवी गॉडेस, देवी गॉडेस। उसके बाद पांचवी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ओखली देखने को मिला है, ओखली जिसमें कुछ कूटते हैं, खूनते हैं, ओखली, ओक, ओखली को क्या कहते हैं, ओक, ओक रहता है ना, ऐसा रहता है। उसमें हम आज के टाइम में छोटा हो गया है, मसाला वगैरह कूटते हैं, खूनते हैं, तो ओखली मिली है हमें यहाँ से। ओखली के बाद हमें यहाँ पर ताबूत मिला है, ताबूत यानी कॉफिन, कॉफिन मिला है, क्या मिला है, ताबूत यानी कॉफिन मिला है, कॉफिन, कॉफिन जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। अच्छा, कॉफिन मिला है तो कहीं न कहीं लोगों को दफनाया जाता रहा होगा, तो जहाँ दफनाया जाता है उसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एच RH-37 कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, क्या मिला है, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड। उसके बाद हमें यहीं से हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, एलिफेंट स्कल, एलिफेंट स्कल देखने को मिला है, हाथी की खोपड़ी देखने को मिली है, एलिफेंट स्कल देखने को मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है, ह से हड़प्पा, ह से हाथी याद रखना, ह से हड़प्पा, ह से हाथी, ह से हड़प्पा, ह से हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी। उसके बाद हमें यहीं से सील मिला है, मुहर, जिस पर एक सींग वाला कोई जानवर है, ठीक है, वन हॉर्न एनिमल, वन हॉर्न एनिमल, एक सींग वाले जानवर का हमें क्या मिला है, मुहर मिली है, सील, सील, सील। इस सील से क्या पता चलता है कि भारत का या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका व्यापार होता था पर्सिया से, मेसोपोटामिया से, ईरान से, इजिप्ट से, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी सील यहाँ पर मिला है, मुहर मिला है, और यहाँ के लोग जब वहां जाते थे तो वहां पर भी उनके मुहर के साक्ष्य देखने को मिले हैं, इजिप्ट वगैरह में, मेसोपोटामिया, ईरान वगैरह में, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे पूछता है कई बार कि कौन से जानवर, उनके जैसे मुहर जब बनाए जाते थे, मैं अभी दिखाऊंगा चित्र मुहर का, जो मुहर बनाए जाते थे उस पर कौन से जानवर के चित्र हमें नहीं देखने को मिले हैं, तो गाय और शेर, यानी काऊ एंड लायन, काऊ एंड लायन, इसके चित्र उनके मुहरों पर देखने को नहीं मिला है, कहीं से भी देखने को नहीं मिला है, कहीं से भी देखने को नहीं मिला है। इतना चीज क्लियर है। मैं वो चित्र दिखा दूं, चलो मैं वो चित्र दिखा देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किन चित्रों का प्रयोग करते थे, मुहर का प्रयोग करते थे। देखो यहाँ पर पहले देख लो, ये है, यहाँ पर जैसे बैल का चित्र है, ठीक है, बैल, बैल का चित्र है, फिर यहाँ पर ये मुझे लग रहा है ये घोड़ा है क्या, समथिंग समथिंग, इधर देखो हाथी है, हाथी है, ठीक है, हाथी बना हुआ है। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, ये सबसे ज़्यादा फेमस था, जैसे शरीर तो बैल का लग रहा है बट ऊपर से निकला हुआ है एक सींग, पता नहीं, तो इसे एक श्रृंगीय जानवर कहते थे, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो इसके मुहर सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, लेकिन गाय और शेर के मुहर हमें नहीं देखने को मिले हैं कहीं पर भी। समझ में आया, गाय और शेर के मुहर कहीं पर देखने को नहीं मिले हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, ओके। तो बताओ, हड़प्पा, हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली है, कुम्हार का चाक, ल- श्रमिक आवास, फटाफट फटाफट बोलते रहो, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, ओखली, कोफेन यानी ताबूत, ताबूत को दफनाने के लिए RH-37 कब्रिस्तान। मैं एक, अगर एक स्टोरी वाइज बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि हड़प्पा है, हड़प्पा में सबसे पहले तो वहाँ के लोग ईंटें बनाते थे, तो ईंटें बनाने के लिए समझ लो कुम्हार की जरूरत पड़ेगी, तो कुम्हार का चाक मिल गया। फिर उसके बाद लोग रहेंगे काम करने के लिए, तो श्रमिक आवास हो जाएगा। लोगों को भूख लगेगी खाने के लिए, ग्रेनरीज, अन्नागार हो जाएगा। लोग काम करेंगे तो किसी न किसी की पूजा करेंगे, तो मातृ देवी की मूर्ति मिल जाएगी। उसके बाद जब
वो खाना वगैरह बनाएंगे तो कूट काट के डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ओखली मिल जाएगा। उसके बाद जब लोग मरेंगे तो उन्हें दफनाने के लिए कॉफिन चाहिए, उस कॉफिन को गाड़ने के लिए ग्रेवयार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाथी दांत वगैरह की जो व्यापार किया जाता था तो हाथी की खोपड़ी हो गई। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर एक हॉर्न एनिमल, वन हॉर्न एनिमल के हमें सील यानी मुहर देखने को मिलते हैं, सील यानी मुहर देखने को मिलते हैं। बताओ, हड़प्पा की खुदाई किसने करी? दयाराम साहनी ने। बहुत बढ़िया। कब करी? 1921 में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला सबसे पहला, अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं फोटो दिखाऊं, तो बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला सबसे पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया? इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। भारत में आर्कियोलॉजिकल का फादर किसे कहते हैं? कनिंघम को, कनिंघम को। हाँ। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने। खुदाई करने का आदेश किसने दिया? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। और खुदाई किसने किया? तो दयाराम सहानी ने, दयाराम सहानी ने। अब देखो, जैसे कि जब ये कनिंघम आया था, तो कनिंघम ने जब सर्वे कर रहा था, कनिंघम सर्वे कर रहा था, तो उसको पता चला कि सॉरी, जॉन मार्शल जब इन चीज़ों के बारे में खुदाई वगैरह करवा रहा था, अपने ये तो चिरान का मैप है, चिरान का मैप नहीं, मुझे ये कहाँ है? ये जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जब खुदाई करवा रहा था यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया से, मतलब हड़प्पा की, तो उसे पता चला कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो मिसिंग क्या थी? तो ईंटें। और वो ईंटें क्यों मिसिंग थी? कि उस वक्त में भारत में, भारत के उस एरिया में ट्रेन बिछाया जा रहा था, ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो जो भी ये थे कॉन्ट्रैक्टर थे, उन लोगों को बड़े ही, मतलब कि सस्त अभी वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई मिली हैं, तो उन्हें उन्हें खरीदना नहीं है, इन्हें तो वैसे क्या करना पड़ेगा? अगर ट्रैक बिछाना है तो ट्रैक बिछाने के लिए ईंटों को खरीदना पड़ेगा। तो हड़प्पा में जो मॉन्ड था, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि ईंटें पड़ी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लेबरों को कहा कि यहाँ से सारी की जो है ईंटें फटाफट फटाफट उठा करके ले जाओ और उसे ट्रेन रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दो। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो ईंटें थी या बहुत सारा जो स्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हो गया। नहीं तो अगर ये लोग उस स्ट्रक्चर को नहीं, वहाँ से ईंटें नहीं निकाले होते, तो हो सकता है कि हमें और अच्छे फॉर्मेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सोर्सेस है, एविडेंसेस है, वो मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो आगे मैं बताऊंगा कि ग्रेट बात, ये नहाने का जगह मिला है, यहाँ पर दीवारें मिली थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो सारे के सारे मुहर हैं। फिर उसके बाद कहीं से हमें हल, ये जो बैलगाड़ी का जो रहता है वो देखने को मिला है। ठीक है, फिर कहीं हमें हल देखने को मिलेगा, ऐसे पूरा पोखरा तालाब देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये मॉन्ड की स्टोरी तो मैंने बता ही चुका हूँ। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया रहा है जहाँ तक ये फैला हुआ था, सुतका गैंडोर से लेकर के पूरा यहाँ नीचे तक। उसके बाद ये देखो, इसमें मैं जैसे नॉर्मली दिखाना चाह रहा था कि देखो ये जो है डास्ट रिवर, DAST, इसी के किनारे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सुतका गेंडोर। और ये जो इंडस रिवर है, ये सिंध वाला प्रोविंस है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चन हुदड़ो, चन हुदड़ो। ठीक है, उसके बाद ये लड़काना जिला दिख रहा है, लड़काना जिला में हमें मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यहाँ रावी नदी है, तो रावी नदी के किनारे यहीं पर मुल्तान वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा? यहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा। इतना क्लियर हुआ ये सारी की सारी चीज़ें? ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।